दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज चैप्टर को अच्छी प्रकार से देखा था, एक एक सवाल कराए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे लाभ तथा हानि। तो लाभ हानि चैप्टर देखने से पहले देखते हैं इसका कुछ बेसिक है, बेसिक देख लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे तो आगे के सभी सवाल बारी बारी से होंगे। तो सबसे पहले लाभ हानि चैप्टर में देखते हैं कि हमें लाभ और हानि कब होगा। जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे और किसी वस्तु को बेचेंगे। जब खरीदे बेचेंगे तभी हमें लाभ हानि होगी। तो लाभ हानि में देखेंगे कि एक खरीद मूल्य होता है और एक बेचने वाला मूल्य होता है। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदेंगे उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, या फिर उसी को बोलते हैं कास्ट प्राइस। शॉर्टकट में हम लिखेंगे उसको सीपी। जहां पर विक्रय मूल्य की बात होगी उसको हम सीपी लिखेंगे। इसी का दूसरा नाम होता है खरीद मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचेंगे वो उस वस्तु का हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम व्यक्त करेंगे एसपी से, यानी सेलिंग प्राइस से। यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदेंगे वो हो गया कास्ट प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचेंगे तो वो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। इसी सीपी और एसपी से ही हमें लाभ और हानि के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? यदि हम किसी वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का अगर एसपी सीपी से ज्यादा है, अगर हमने मान लीजिए किसी वस्तु को 100 में खरीद के 120 रुपए में बेच दिया तो सीपी उसका 100 था और एसपी इसका 120 था। तो हमने देखा कि एसपी बड़ा है सीपी से, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ निकाला कैसे जाता है? तो लाभ का सीधे फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो ये लाभ की कंडीशन हो गई। इसी तरह से अगर सीपी बड़ा है एसपी से, यानी किसी वस्तु को हम ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, तो हमें उस कंडीशन में क्या होगी? हानि होगी। हमने 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी और उसको 80 रुपए में बेच दिया। 100 में खरीदा, 80 में बेचा, यानी यहाँ पर सीपी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? इस कंडीशन में हमेशा होगी हानि। एक चीज ये भी ध्यान देना, लाभ को हम पी से व्यक्त करेंगे मतलब प्रॉफिट, हानि को हम एल से व्यक्त करेंगे यानी लॉस। देखते हैं इसमें कैसे हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। ये दोनों फार्मूले ध्यान रखना कि लाभ निकालना हो तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। ये दोनों फार्मूले ध्यान रखना। यहीं से एक फार्मूला निकालता है लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ या हानि बटे सीपी गुणा 100। इस तरह से होता है। इसको नीचे लिखे देते हैं प्रॉफिट या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इतना हम कर देंगे तो सीधे हमको यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक फार्मूले थे। इन फार्मूलों का प्रयोग करके हम सवाल सॉल्व करेंगे। कुछ और फार्मूले देखते हैं उनको किस तरह से करेंगे। एक चीज ये भी ध्यान देना, कहीं पर भी अगर हमको सीपी मानना होगा तो यानी क्रय मूल्य को हमेशा हम 100 के बराबर मानते हैं। यानी किसी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं तो अपने आप में ये मूल्य उसका 100% होता है। कहीं भी अगर हमको क्रय मूल्य मानना है तो उस क्रय मूल्य को हम 100% के बराबर मानेंगे। अगर मान लीजिए हमने सीपी मान लिया है 100 यानी 100, और इसमें कहा गया कि 20% का लाभ है, प्रॉफिट उसने दे दिया कि 20% का लाभ है, बताओ इसका एसपी कितना होगा? तो एक चीज ये बताओ, सीपी हमने यहाँ पर 100 माना था, 100 का 20% निकालेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। 20 इसमें अधिक ही बेचेंगे, 20 इसमें जोड़ देंगे तभी तो 120 में बेचेंगे, तभी तो 20 का लाभ होगा। तो इसमें हमने किया क्या है? 100 का ये तो अपने आप में 100% था, इसका सीधे हम 120% निकाल दें तो भी तो वही बात हो रही है। तो सीधे हमने यहाँ पर निकाला है 100, यानी हमने किया यही तो है 100 प्लस 20 बटे 100, तभी तो ये आया है। तो यहीं से एक फार्मूला निकल के आता है एसपी बराबर सीपी गुणा 100 प्लस माइनस पी आई एल अपॉन 100। ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, पर इससे समझ लेंगे। यानी एसपी अगर कहीं निकालना है तो सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। अगर प्रॉफिट है तो प्लस लेंगे, लॉस है तो माइनस ले लेंगे। तो ये भी फार्मूला ध्यान रखना। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे, इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर पहले में उसने कहा है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी। यानी ये इसका क्या दिया गया है? सीपी दिया गया है 2,50,000
हजार। आगे तथा उसने 3,48,000 में बेच दी, तो एसपी दिया गया है 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पर उसने बता दिया है कि लाभ हुआ है, अगर इसमें ना भी बताता तो भी हमको स्पष्ट था कि हमने सीपी था इसका 2,50,000 और एसपी है 3,48,000, यानी कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमेशा हमें क्या होगा, लाभ होगा। उसने हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो पहले हमको लाभ पता होना चाहिए, तो लाभ निकालेंगे तो एसपी में सीपी को घटाएंगे तो 0 0 0 8 ही आ जाएगा, 14 में 5 घटाएंगे 9 आ जाएगा। हमने देखा इसमें लाभ कितने का हो रहा है, 98,000 का। तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, यानी हमको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, तो पहले प्रॉफिट होना चाहिए। तो 98,000 का इसमें हो रहा था प्रॉफिट। इसका सीपी कितना है, तो 2,50,000 है इंटू 100, 00 से 00, ये 00 से ये 00 खत्म। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 39.2%। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। नोट पॉइंट एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो लाभ या हानि की गणना की जाती है हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी हमें लाभ या हानि कैसे पता चलेगा, तो क्रय मूल्य तो ही हम बताएंगे। तो मान लीजिए तुमने 120 में खरीदा था, 140 में बेचा, तो तुमको इसी से तो पता चल रहा है कि 120 में खरीदा था, अगर इससे ज्यादा होगा तो लाभ होगा और 120 से कम होगा तो हानि होगी। तो लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी में ही की जाती है, इसीलिए लाभ बटे सीपी किया जाता है, यहाँ पर भी एसपी नहीं आता है। तो यही नोट पॉइंट ध्यान देना कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी 1 दर्जन वस्तुओं का यहाँ पर यह चीज शो की गई है कि 1 दर्जन वस्तुओं का भाव कितना है, ₹P है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 दर्जन वस्तुओं का सीपी है ₹P। एक चीज बताओ, 1 दर्जन में वस्तुएं कितनी होती हैं, तो 12 वस्तुएं होती हैं, यानी ये 12 वस्तुओं का सीपी तो दिया गया है ₹P। तो यहां से बताओ कि हम एक वस्तु का सीपी नहीं निकाल सकते हैं, एक वस्तु का सीपी निकालेंगे तो आ जाएगा P/12 उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। आगे कहा गया है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। आगे उसने प्रति वस्तु का ही भाव दिया है, आगे उसने कहा है कि एक वस्तु का एसपी उसने कहा है P/8 है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। अब हम तुरंत पहले पता करेंगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। यहाँ पर P के हम 12 भाग करेंगे, यहाँ पर P के 8 भाग करेंगे, तो जब एक संख्या है उसके अगर हम 12 भाग करें या उसी संख्या के 8 भाग करें तो कौन सा बड़ा होगा, ये 8 भाग वाला बड़ा होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं पता कर पाते हैं तो भिन्नों का छोटा बड़ा हमने देखने बताया था, 1/12 है और 1/8 है। मान लीजिए दोनों भिन्ने ही तो लिखी गई हैं, तिर्यक का गुणा कराओ तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ तिर्यक का गुणा कराएंगे तो 12 आएगा। बताओ ये 12 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 12 बड़ा है। तो 12 जब बड़ा है तो 12 है कहाँ पर, 1/8 के ऊपर ही तो लिखा गया, अर्थात ये बड़ा है, मतलब एसपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला काम होगा हम निकालेंगे इसमें कितने का लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी किया जाता है, तो P/8 माइनस P/12। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा P/24। उसने हमसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है P/24 का और सीपी इसका था कितना, P/12 इंटू 100। P से P खत्म हो जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 दूना 24, 2 पंचे 10 यानी 50%। यानी इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर, यानी ये दिया गया है, इस पीएसपी दिया गया है 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। एक चीज ध्यान देना, क्रय मूल्य को ही हम खरीद मूल्य बोलते हैं, इसी का एक अन्य नाम होता है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य किसका नाम होता है, क्रय मूल्य का। कहीं पर नोट पॉइंट करके लिख लेना कि लागत मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य के।
तो हमने बताया था कहीं, और इसमें उसने पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हमने कहा था जब भी क्रय मूल्य मानना हो तो हमेशा क्रय मूल्य को कितना मानते हैं, 100। हमने मान लिया इसका सीपी है 100। एक चीज ध्यान देना, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। क्यों? ये दी गई वैल्यू थी, ये हमने माना है। ये क्या किया है, हमने मान लिया है कि माना कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 है। उसने कहा है कि 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है। इसका 1/10 लाभ हुआ है, तो इसमें प्रॉफिट 10 का ही तो हुआ है। देखो इसका 1/10 करेंगे तो 10 ही तो आएगा। इसके हिसाब से तुमने 100 में खरीदा था, 10 का लाभ कमाया, तो इसके हिसाब से तुमने कितने में बेचा है, 110 में। लेकिन सवाल में दिया गया था कि 891 में बेचा गया। यहाँ से एक बराबर निकाल देना, तो 891/110। अब उसने हमसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तुमने माना कितना था, 100 माना था। एक बराबर पता है, दोनों तरफ 100 का गुणा करा देना। 0 से 0, 11 से काटेंगे, 11 8 88, 11 एकम 11। एक 0 यहाँ पर था, ये आ जाएगा 810 रुपए। हमने देखा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना आया है, 810 रुपए। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। एक चीज देखो, यहाँ पर हम जैसे एक बराबर निकालते थे, अगर हमें ये कंडीशन पता है तो एक स्टेप इसका हम गायब कर सकते हैं। कैसे? ये कंडीशन जैसे ही बन जाए, जैसे यहाँ पर बना था कि 110 बराबर 891, तो जो पूछा जाए, अब उसने क्रय मूल्य पूछा गया तो 100 बराबर पूछा है, जो पूछा जाए ऊपर, जो दिया जाए इसी पक्ष का उसको नीचे रखो, इनटू जो बराबर में वैल्यू दी गई हो ये रख दो, तो सीधे ये लास्ट वाली कंडीशन आ जाती है। एक बराबर निकालने की जरूरत नहीं होती है। ये देख लेना कि जो पूछा जाए उसको ऊपर रख देना, जो यहाँ पर दिया गया था उसको नीचे रख देना, इनटू बराबर में जो वैल्यू दी गई है, सीधे इसको कैलकुलेट करके वही आ जाएगा। तो ये 810 यहाँ से भी आ जाएगा। जब कई सवालों में इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे हैं। व्यक्ति ने चावल खरीदे हैं 26 किलोग्राम और कितना रुपए खर्च किया है, 2470 रुपए। ये खरीदने में खर्च किया है, मतलब इसको हम सीपी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। आगे, इसमें से उसने इसी 26 किलोग्राम चावल में से क्या करता है, 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच देता है। 10 किलोग्राम चावल किस भाव से बेचता है, 110 रुपए प्रति केजी से। तो इतना स्पष्ट हो गया कि हमको कि उसने 1100 रुपए में कुछ चावल बेचे थे। ये हो गया इसका SP1। इसको उसने टुकड़ा करके बेचा है। 10 किलोग्राम पहले बेचा है, किस भाव से बेचा है, 110 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से, तो उसे 1100 रुपए मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, यदि उसे 70 रुपए का लाभ कमाना हो। अभी हमने पीछे बताया था लाभ हमेशा किस में कमाया जाता है, सीपी में। तो यानी अगर उसे 70 रुपए का लाभ कमाना है तो उसी में ये 70 रुपए बढ़ा के बेच देगा, कहेगा टोटल हम इतने रुपए में बेचेंगे, तभी तो पता चलेगा। जोड़ते हैं 7 7 14। हमने देखा कि अगर वो 2540 रुपए में अपने चावल बेचेगा, कितने रुपए में, 2540 में, तभी तो उसको 70 रुपए का लाभ होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 2540 में से उसने 1100 रुपए में तो कुछ चावल बेच दिए थे। अब उसके पास अभी चावल बेचने हैं 16 किलोग्राम। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इस 2570 में 1100 जब हम लेस करेंगे, 0 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। यानी हमने देखा कि इन अगर 16 किलोग्राम चावल को 1440 रुपए में बेच दें तब उसे 70 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने रुपए में, 1440 रुपए में बेचे, और बेचे कितना है, 16 किलोग्राम। आगे उसने पूछा किस भाव से बेचे, तो भाव हमेशा होता है रुपए प्रति किलोग्राम। तो 1440 रुपए, ये रुपए हो गया, 16 किलोग्राम बेचने हैं तो 16 9 144। अगर वो 90 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चावल बेचेगा तभी उसे 70 रुपए का लाभ हो पाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 2.50 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर उसे 55 रुपए की हानि होती है। बताइए विनोद के पास कितनी पेंसिल है। हमने मान लिया, माना कि विनोद के पास x पेंसिल है। हमने कितनी पेंसिल मानी है, हमने मान लिया कि विनोद के पास x पेंसिल है।
उसने कहा है जब वो एक पेंसिल को 2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, जब इतनी पेंसिलों को बेचेगा, जब उसका एसपी कितना हो जाएगा, जब प्रति पेंसिल को 2.5 रुपए में बेचेगा तो ये उसका जो एसपी हो जाएगा इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब इस कंडीशन में बेचता है तो उसे लाभ होता है, कितने का लाभ होता है, 110 का। इतनी ही पेंसिल को, पेंसिलों की संख्या चेंज नहीं हुई है, जब वो 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है यानी एसपी डैश जब हो जाता है कितना, 1.75 x, तब उसे हानि होती है। कितने की हानि होती है, उसने कहा है कि उसे 55 रुपए की हानि होती है। एक चीज ध्यान देना, अगर एक ही वस्तु को अलग अलग दामों में, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु थी, तुमने अगर इसको 120 में बेचा तो 20 का लाभ हुआ, अगर इसी को तुम 80 में बेचोगे तो 20 की हानि होगी। एक चीज बताओ, यहाँ पर क्या सीपी चेंज हुआ, क्या नहीं चेंज हुआ। तो एक चीज ध्यान देना, जब कभी भी ये ना कहा जाए कि वस्तु का सीपी चेंज हुआ है, यानी बताया ना जाए, अगर वस्तु भी ना चेंज की जाए तब तक उससे कंडीशन ये होती है कि उसका सीपी हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। तो देखते हैं दोनों कंडीशनों से हम सीपी बराबर करते हैं। हमने तुमको बताया था कि जब लाभ की कंडीशन होती है तो हमने बताया था लाभ बराबर फार्मूला एसपी माइनस सीपी, बताया था कि नहीं बताया था। देखो लाभ बराबर हमने बताया था एसपी माइनस सीपी, यहां से अगर हम सीपी बराबर फार्मूला निकालें तो होता है एसपी माइनस लाभ। तो इस कंडीशन के लिए जब हम सीपी निकालेंगे और इस कंडीशन के लिए जब हम निकालेंगे, दोनों सीपी और सीपी डैश होंगे बराबर। इसमें जब सीपी निकालेंगे तो 2.5x माइनस का 110, और इसमें जब सीपी निकालेंगे तो हो जाएगा 1.75x प्लस 55। ये इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर घट जाएगा, जब घटाएंगे तो समझो 7.5 आ जाएगा, बराबर 5 1 6 इतना आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखते हैं यहाँ से x की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो 165 बटे 0.75 दशमलव हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो बढ़ाएंगे, 25 चौको 100, 25 की आई 75, 53 15, 53 15 गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 220। हमने x की वैल्यू फाइंड की तो आ गई 220, अर्थात इसमें कितनी पेंसिलें, हमने x ये तो माना था कि इसमें x पेंसिल है, अर्थात इसमें 220 पेंसिल हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। एक घोड़ा खरीदा है और एक गाड़ी दोनों खरीदे हैं, दोनों को उसने टोटल 20,000 में खरीदा है। यदि उसने घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% लाभ हानि पर बेचा हो और इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ हो तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो इस क्वेश्चन को हम मिश्रण से कर सकते हैं, एलिगेशन इसमें हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे एलिगेशन, देखो एक तरफ हम लिखेंगे घोड़ा और एक तरफ लिखेंगे गाड़ी। सबसे पहले देखेंगे कि घोड़े पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो उसने कहा है कि घोड़े पर 20% का लाभ है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। गाड़ी पर उसे 10% की हानि हुई है तो माइनस का 10% लिख दिया है। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ है, कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ है। अब यहाँ से अनुपात ज्ञात करेंगे। हमने बताया था बीच वाली संख्या से एक संख्या कम होगी और एक संख्या ज्यादा होगी। ये माइनस में है तो कम है और ये ज्यादा है। यहाँ से इनका दोनों का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 12 और इनका दोनों का अंतर करेंगे तो 18। यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 2:3। अर्थात हमने देखा कि घोड़ा अनुपात के हिसाब से 2 में खरीदा गया है, गाड़ी अनुपात के हिसाब से 3 में खरीदी गई है। इसके हिसाब से कुल कितनी खरीद में पैसा लगा है तो 5। वैसे उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने घोड़ा गाड़ी 20,000 में खरीदा है तो 20,000 के बराबर करा देंगे, एक बराबर आ जाएगा यहाँ से 4,000। हमने देखा एक बराबर 4,000 आ गया। उसने हमसे पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो इस अनुपात के हिसाब से घोड़े का क्रय मूल्य था कितना, 2, तो दोनों तरफ 2 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8,000। अर्थात उसने घोड़े को 8,000 में खरीदा था। अगर मान लीजिए गाड़ी का पूछता तो दोनों तरफ 3 का गुणा करा देते, यानी गाड़ी उसने 12,000 में खरीदी थी। टोटल दोनों 20,000 में खरीद ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। हालांकि क्वेश्चन नंबर 7वां पिछले चैप्टर यानी परसेंटेज में हम बता चुके हैं, देख लेते हैं, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा गया है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी
22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? यहाँ पर पुराना मूल्य पूछा गया है, पोस्ट में लिख लेना जिसके पास नई किताबें हों, ताकि कभी भी सवाल अगर लगा हो तो समझ में आ जाए कि कौन सा मूल्य पूछा गया है। इसमें उसने पुराना मूल्य पूछा है। देखते हैं, नया भी निकाल के देखते हैं, पुराना भी। नया मूल्य निकालने के लिए हमने बताया था कि कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 22,500 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कितने परसेंट की कमी है? तो 10% की कमी है। बराबर कितने किलोग्राम चाय अधिक मिलती है? तो 25 किलोग्राम चाय अधिक मिलती है। इतना हमने कर लिया। हम परसेंटेज हटाएंगे, नीचे डबल जीरो बढ़ाएंगे। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो, हमने देखा कि 2250 रुपए बराबर 25 किलोग्राम। यहाँ से जब इसको रुपए प्रति किलोग्राम होता है, जब इसमें भाग कराएंगे तो ये आ जाएगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से हमने देखा कि जो नया भाव आया है वो 90 रुपए प्रति किलोग्राम आया है कि नहीं। अगर हम इसको देखें, जो पुराना भाव होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा कि नहीं होगा? 10% की जब कमी हुई होगी तभी तो वो 90% हुआ होगा। एक चीज हम देखते हैं कि 90% बराबर ही तो अभी हमने नया भाव 90 रुपए प्रति किलोग्राम निकाला है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर हम देखें, यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कौन सा भाव? पुराना भाव। तो पुराना भाव 100% है, तो फिर वही नियम, जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इनटू बराबर में हमने कहा था जो लिखा हो कितना आ जाएगा? 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर ऐसे ना समझ में आए तो पहले 1% निकालना, तो ये 90 नीचे चला जाएगा, फिर 100% निकालना, दोनों की बात एक ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। देख लेते हैं क्या आ गया है क्वेश्चन नंबर 8वें में। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची है। यदि वो उसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता? उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची है। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य हम वस्तु का मान लें CP बराबर 100, क्योंकि हमें लाभ हानि की गणना करने के लिए पहले CP पता होना चाहिए। हमने इसका CP मान लिया कितना? 100। उसने कहा है कि जब वो 6750 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। जब उसे 25% हानि पर बेचेंगे तो बताओ 75 में ही तो बेचेंगे। देखो 100 का 25% 25 आया, 25 की हानि हो जाएगी तो 75 बराबर ही तो 6750 के है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसे 100 मानने के हिसाब से हम 75 में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि 6750 में बेचना है। आगे उसने कहा यदि वो उसे 15% लाभ पर बेचे, तो लाभ की गणना हमेशा CP में की जाती है। अब हमें इसी क्रय मूल्य में 15% का लाभ कमाना है, तो 100 का 15, यानी अब हम वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो? 115 में ही तो बेचें। तो वही नियम, जो पूछा जाए ऊपर, हमसे 115 बराबर ही तो पूछा गया है और दिया कितना गया है? 75 बराबर इंटू वैल्यू 6750। ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 10,350। अर्थात हमने देखा कि इसका मूल्य आ जाएगा 10,350। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.5 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा है? यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है। कहा है ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा है, यानी ए ने कितने परसेंट का लाभ लिया है? 15% का। बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेचा है, 10% हानि पर सी को बेचा है। और सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया, ये तो वैल्यू दी गई है। अगर हम यहाँ पर इसको 100 मान लें, कितना माने? 100, तो ये बताओ ये 115 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 का 15% 15 का लाभ हो रहा है तो 115 में बेच देगा। आगे बी क्या करता है? सी को 10% हानि पर बेचता है, तो 115 का हम 90% ज्ञात कर लें। तो 115 का 90% यानी 90/100। 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 15, 5 दूनी 10, यानी 9 त्रिका 27 हो जाएगा।
9 दूनी 18, 19, 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतना आ गया। हमने देखा कि हमारे हिसाब से सी का मूल्य हो गया 207/2, लेकिन वैसे क्वेश्चन में उसने कहा है कि 207/2 बराबर है 517.50। यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो 517.5 गुणा 2/207। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे उसने कहा ए ने इसे कितने में खरीदा है, दोनों तरफ 100 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, क्योंकि ए ने 100 में ही तो खरीदा था। जब ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 500। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10वें में कहा गया है कि ए एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त करता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। जब व्यक्ति, एक वस्तु है, जब व्यक्ति इस वस्तु को 1754 में बेचता है, जब व्यक्ति उस वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ कमाता है, यानी यहाँ पर कुछ लाभ होता है। कितना लाभ होता है देखते हैं। जितनी की उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। जब वो एसपी डैश उसका 1492 में बेचता है तब उसे हानि होती है। कहने का उसके मतलब है कि ये हानि और ये लाभ बराबर है। सवाल पढ़ते हैं, खुद पता चल जाएगा। उसने कहा एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है, कुछ लाभ होगा, जितनी की उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, यानी ये लाभ और ये हानि दोनों क्या है, बराबर है। इस तरह का पीछे सवाल आया था। यहाँ से भी हम सीपी निकालेंगे और यहाँ से भी सीपी डैश निकालेंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब हमने बताया था कि जब लाभ होता है तो सीपी का फार्मूला होता है एसपी माइनस लाभ। तो देखते हैं 1754 माइनस एक्स। जब हानि होती है तो हानि बराबर देख लेते हैं कि हानि बराबर हमने फार्मूला लिखा था सीपी माइनस एसपी। ये एसपी इधर चला जाएगा तो हानि प्लस एसपी बराबर ही तो सीपी फार्मूला निकल के आता है। तो जब हानि की कंडीशन होती है तो सीपी का फार्मूला होता है हानि प्लस एसपी, तो एक्स प्लस 1492। उम्मीद करते हैं ये भी कंडीशन समझ में आई होगी। अब ये एक्स इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो 1754 माइनस 1492 बराबर हो जाएगा 2x। 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 15 में 9 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, बराबर 2x। x की वैल्यू आ जाएगी 131। हमने देखा कि x की वैल्यू आई कितनी, 131। वहां पर उसने पूछा है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो लागत मूल्य चाहो तो इस कंडीशन में रख दो तो भी लागत मूल्य आ जाएगा, चाहो तो इस कंडीशन में रख दो तो भी लागत मूल्य आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि दोनों कंडीशंस में लागत मूल्य क्या होंगे, बराबर। तो चाहे जोड़ के रख दो चाहे घटा के रख दो, जोड़ना ज्यादा आसान होता है तो इसमें सीधे 131 जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 9 3 12, 4 1 5 1 6, यानी 1623 इसका क्या आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा। ये तो हमने इस चीज को बेसिक से बताया। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, देख लेते हैं क्या फार्मूला होता है। अगर इसी क्वेश्चन के लिए जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आए कि लाभ और हानि बराबर हो, अलग अलग एसपी हो, तो सीधे सीपी का फार्मूला होता है एसपी1 प्लस एसपी2/2। यहाँ से सीधे फार्मूला आ जाता है सीपी का, यानी दोनों को जोड़ के अगर आधा कर दें तो भी डायरेक्ट इसमें क्या फार्मूला आ जाएगा, सीधे तुम्हारा सीपी आ जाएगा। बट ये फार्मूला केवल तभी लगेगा जब लाभ और हानि बराबर हो। अगर ये कह दिया जाए लाभ हानि का 2 गुना या 3 गुना है, आगे सवालों में कहेगा, फिर हम बताएंगे कहां पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो फिर वो उस चीज की उस कंडीशन में फिर हमें बेसिक का ही सहारा लेना ज्यादा सही रहता है। देखते हैं प्रॉपर किस क्वेश्चन में ये फार्मूला लग जाएगा। आगे देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 11 में, तो भी यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में भी उसने कहा है कि एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देना आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाता है। तो देखते हैं कि वो प्रॉफिट कितना कमाता है। तो 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाता है और वो 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो जैसे यहाँ पर रुपए प्रति मीटर में लाभ निकाला था हमने,
तो एसपी भी रुपए प्रति मीटर में लाभ निकाल दें। तो सीधे हम कुछ नहीं करेंगे, 12,325 बटे अगर हम 145 यहाँ पर कर दें, 12,325 में अगर हम 145 का भाग कराएं, जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट कराओगे तो आ जाएगा 85 रुपए प्रति मीटर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये बेच रहा था तो इसका एसपी हो गया 85 रुपए प्रति मीटर। कितना लिखना समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसने खुद कहा है कि 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? हमने बताया था जब लाभ होता है तो लाभ कंडीशन में फार्मूला होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। जो जो चीजें पता है रखते हैं, प्रॉफिट 10 का है, एसपी 85 है, सीपी हमको नहीं पता है, सीपी बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 75 रुपए प्रति मीटर ही तो आएगा। अब उसने हमसे पूछा है कि बताइए 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो 75 रुपए प्रति मीटर का मतलब ही है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 75 रुपए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। तो उसने कहा है कि एक वस्तु को एक निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, हमको नहीं पता है कि निर्धारित मूल्य क्या है, हमने माना कि निर्धारित मूल्य है कितना 100। अभी हम इसको ना तो सीपी कह सकते हैं ना तो एसपी कह सकते हैं, केवल उसने कहा है कि एक निर्धारित मूल्य पर बेचना है। आगे देखते हैं, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, जो ये मूल्य तुमने निर्धारित किया था इसका 2/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस पर अगर हम बेचते हैं यानी जब ये एसपी बनता है तब हमें कितने परसेंट की हानि होती है, तब हमें हानि होती है वो भी 10% की। अच्छा ये बताओ, हमें एसपी पता है और हानि परसेंट पता है, क्या हम सीपी निकाल सकते हैं? तो एक फार्मूला ध्यान करो, हमने बताया था एसपी बराबर सीपी गुणा 100 प्लस माइनस पी अपॉन एल अपॉन 100, ये बताया था। यहाँ पर एसपी पता है, लॉस पता है, सीपी हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ से सीपी बराबर निकालेंगे तो यहाँ देखो अगर हम इसको पक्षांतर कराएंगे तो ये 100 इधर चला जाएगा, ये 100 प्लस माइनस पी अपॉन एल नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे निकालेंगे हानि परसेंट जो किस तरह से आ जाएगा सीपी, तो सीपी बराबर हो जाएगा 200/3 गुणा 100/90 हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं किस तरह से, 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2000/27। यानी हमने देखा कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस यानी सीपी आ गया 2000/27। आगे इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कहा गया आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से, आरंभिक निर्धारित मूल्य, आरंभिक हमने निर्धारित मूल्य माना कितना था, आरंभिक निर्धारित मूल्य हमने माना था 100। अब ये सीपी जो डैश हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब हमारे पास क्रय मूल्य 2000/27 है, विक्रय मूल्य 100 है। अब हम देखते हैं कि क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य, तो उसने खुद स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तुमको देखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसमें घटा के देख लेते हैं क्योंकि लाभ उसने कह दिया है। तो सबसे पहला काम होगा, हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो 100 माइनस 2000/27 करेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2700 माइनस 2000, तो ये कितना 700/27 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब इसमें जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 700/27 क्रय मूल्य था 2000/27 गुणा 100, 27 से 27 ये खत्म, 00 से 00 ये खत्म, 10 से 10 ये खत्म, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 35%, अर्थात इसमें कितने परसेंट का लाभ होगा? 35% का लाभ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। उसने एक शब्द कहा है इसी वस्तु का, मतलब वस्तु अगर सेम है दोनों के क्या सेम होंगे? क्रय मूल्य समान होंगे। तो अभी हमने एसपी वाला जो फार्मूला लिखा था उसी से अगर हम सीपी का फार्मूला बनाए पक्षांतर करा के, तो फार्मूला बनता है एसपी गुणे 100/100 प्लस माइनस पी अपॉन ईयर। यही फार्मूला तो बना था, देखो उसमें कुछ नहीं किया गया था, पक्षांतर ही तो कर दिया गया है। इसी को अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो जब पहले उसने कहा है कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर 15% की हानि होगी, तो इसके हिसाब से जब हम सीपी निकालेंगे तो आ जाएगा x गुणे
100/15% की हानि हो रही है 85। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? देखो एक्स था एसपी गुणा 100/100 माइनस लॉस है तो लॉस हमने कर दिया। चूंकि ये सीपी आ गया तो चूंकि उसने कहा है कि इसी वस्तु को यानी आगे वस्तु को अगर हम वाई रुपए में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है, तो 100/115 हो जाएगा। दोनों के सीपी होंगे बराबर, तो देखो 100 से 100 तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम करें x/y करेंगे तो ये आ जाएगा 85/115। 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 17/23। हमने देखा x की वैल्यू 17 है और y की वैल्यू 23 है। उसने हमसे कहा है कि y माइनस x/y प्लस x ज्ञात करना है। पहले हमें 23 में 17 घटाना है तो 13 में 7 घटाएंगे आ जाएगा 6, और फिर इसके बाद दोनों को जोड़ना है तो 7 3 10 40 आ जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 3/20, अर्थात y माइनस x अनुपात y प्लस x बराबर 3/20। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20/21 है, यानी सीपी अनुपात एसपी बराबर 20/21 है। इस अनुपात के हिसाब से सीपी 20 हो गया, एसपी 21 हो गया। अगर किसी वस्तु को 20 में खरीद के 21 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा? 1 का लाभ होगा। ये लाभ होगा किसमें? सीपी में इंटू 100, तो 20 पंचे 100 यानी 5% इसका राइट आंसर, 5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। कहा गया किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 100 रुपए में बेचना है, यानी इसका एसपी दिया गया है 100 रुपए। आगे उसने कहा है कि 20 रुपए का लाभ होता है, यानी लाभ इसमें होता है 20 रुपए का। उसने लाभ परसेंट पूछा है तो लाभ परसेंट के लिए हमको चाहिए क्या? सीपी। तो सीपी निकालने के लिए हमने बताया था जब लाभ की कंडीशन हो तो लाभ की कंडीशन में सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ से हम जब सीपी निकालेंगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट यानी 100 माइनस 20 करेंगे तो इसमें आ जाएगा इसका सीपी 80 रुपए। यानी इस वस्तु को हमने 80 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में बेचा था, तब हमें 20 रुपए का लाभ हुआ था। उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट था 20 का, और ये लाभ हमेशा कमाया किसमें जाता है? सीपी में। तो इसीलिए हमने सीपी निकाला था। नीचे सीपी 80 रखेंगे इंटू 100, 20 चौको 80, 4 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। अर्थात इस कंडीशन में उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? उसे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है? तो किसी वस्तु में 10% लाभ होने का मतलब उस वस्तु को हम 110% में ही तो बेचेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य 100% है। यानी हमको एक चीज ये देखें कि 110% बराबर ही तो 19,800 है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे उसने पूछा इसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य मतलब उसने 100% पूछा है, तो जो पूछा जाए ऊपर रख देना और जो बताया जाए यानी 110 बताया गया था इंटू बराबर में वैल्यू दी गई थी 19,800। एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11 और 11 अट्ठे 88, यानी हमने देखा तो यहाँ से कितना आ गया? 18,000। अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 18,000। यहाँ से पहले चाहो तो 1% बराबर निकालो तो वही 110 यहाँ पर नीचे हो जाता है, और इसके बाद 100 बराबर दोनों तरफ गुणा कराया तो 100 यहाँ पर ऊपर हो जाता है। तो उसी चीज को एक बराबर ना निकाल के, चूंकि हमारे पास समय का अभाव होता है, एक बराबर निकालोगे कुछ ना कुछ 3-4 सेकंड तो समय लगेगा ही लगेगा, उतनी देर में कैलकुलेट होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज करेंगे जब कई बार सवालों में करेंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो कुछ समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहा गया किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यानी उसने 75% बराबर यहाँ से कितना दिया है? 75% बराबर 69.6 रुपए यही तो दिया है। क्रय मूल्य पूछा गया है, जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इंटू वैल्यू। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 25 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 3 आई 75, 3 से काटेंगे 3 दूनाई 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनाई 6, 0 से 4 से गुणा कराएंगे 4 दूनाई 8, 4 3 12, 4 दूनाई 8 है
9, यानी इसमें आ गया 92.80, यानी इसका क्रय मूल्य आ गया 92.80। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है आगे देखते हैं 19 नंबर क्या कहा गया है। हालांकि 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8वें की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8वें में कुछ इसी तरह से देखते हैं। एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वो इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। 450 में जब बेच रहा था तो उसे कितने परसेंट की हानि हो रही थी? 25% की, यानी ये वैल्यू 75% बराबर ही तो 450 की थी। उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ में आई होगी। आगे कहा गया है वो इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। 25% का लाभ कमाने का मतलब 125% तो तुमको ज्ञात करना है। तो जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इंटू वैल्यू। 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे 15 आ जाएगा। ये तुम्हारा 750 रुपए आ जाएगा। अर्थात उसने कितने रुपए में वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए उसे 750 में बेचना होगा। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? अब यहाँ पर हमने समझाने के लिए बार बार 75% बराबर 450 लिख रहे हैं। अगर ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तो ये सीधे कंडीशन लिखोगे। अगले सवाल में देखते हैं, सीधे कंडीशन लिखते हैं, सीधे सवाल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक कुर्सी को 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वो कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो पूछा क्या गया है? 25% का लाभ जो पूछा जाए ऊपर, जो दिया जाए नीचे, यानी 75% दिया गया है बराबर 720। बताओ सीधे कैलकुलेशन हो गया कि नहीं हो गया? 25 से काटते हैं 25 पंचे 125, 25 तिहाई 75, 3 से काटेंगे 3 दुनाई 6, 3 चौको 12, 24 पंचे 120, यानी कितना आ गया? 1200। यानी उस वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा? 1200 में बेचना होगा। उम्मीद करते हैं समझ में ये भी आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 है। एक तुम्हारे पास वस्तु थी, उसका क्रय मूल्य 100 था। उसमें तुमने दो कंडीशनें अप्लाई की। पहले तुमने उसे 20% लाभ पर बेचा। जब इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचोगे तो इसका एसपी बताओ कितना होगा? तो 120 होगा कि नहीं होगा? फिर तुमने निर्धारित किया कि अगर हम इसे 20% हानि पर बेचें इसी वस्तु को, तो इसका जो इसकी हानि होगी, जब हानि 20% हानि पर बेचोगे तो बताओ ये वस्तु 80 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? अब बताओ यहाँ पर ओवरऑल तुमको कितने रुपए का अंतर आ रहा है? ये 80 है और ये 120 है, यानी ओवरऑल 40 का ही तो अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर तुमने देखा कि 40 का अंतर आता है, लेकिन सवाल में तो उसने कहा है 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो 80 से 120 40 से तो अधिक है, तो 40 बराबर 60 के, तो एक बराबर हो जाएगा 60/40 के। उसने हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? हमने माना कितना था? 100 माना था। दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इधर काटेंगे तो 5, ये 150 रुपए आ जाएगा। अर्थात इसका सीपी कितना आ गया? 150 रुपए आ गया। तो एक तो तरीका ये तो बेसिक से हमने सीधे बताया कि सीपी बराबर 100 मान के दोनों के एसपी अलग अलग निकाल देना। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा होगा, इसी चीज को सीधे हम डायरेक्ट तुमको बताते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखते हैं, देख लेते हैं आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से हो जाएंगे। उसने कहा था, पहले उसने कहा था 20% का लाभ था, तो प्लस चिन्ह शो करता है लाभ को। आगे उसने कहा था 20% की हानि है। इनका दोनों का अंतर निकालने के लिए हमने बताया था इनका अधिक होने का मतलब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कहा जाए कि 50 रुपए अधिक है या 100 रुपए अधिक है, तो कहने का मतलब दोनों का अंतर ही तो है। यहाँ से अगर दोनों का परसेंटेज के हिसाब से अंतर निकालें तो 40% आएगा कि नहीं आएगा? 40% बराबर ही तो 60 रुपए के है। अब यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे तो 60/40। क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य होता है 100%। दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 150 रुपए आ जाएगा। अर्थात उस वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा? 150। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेची है।
डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने रुपए में बेचा हो। तीन व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी। इस तरह से ए ने पहले 25% लाभ पर इसको बेचा है। आगे बी ने सी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, तो 20% लाभ पर बेचा है। सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा है। इस तरह से ये कंडीशन उसने बनाई है। अगर हम ए का मान लें कि माना कि ए ने 100 रुपए में खरीदा होगा, तो जब 25% लाभ पर बेचेगा तो ये इसे 125 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। आगे जब बी सी को बेचेगा तो 125 का 120% तो निकालेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में 100%, तो 120/100 निकालेंगे। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 तिहाई 12। ये इसको वस्तु 150 में बेच देगा। इतनी बात समझ में है। 150 का फिर 110% निकालेंगे, तो 150 का 110% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 165। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये सभी मूल्य निकालने सबको समझ में आए होंगे। आगे उसने हमसे कहा था कि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा था। इस 100 मानने के हिसाब से डी ने कितने में खरीदा है, 165 में। तो 165 बराबर ही तो 330 के है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे उसने पूछा ए ने उसे कितने में खरीदा है, तो ए ने उसे कितने में खरीदा, 100 में। जो पूछा जाए ऊपर, जो बताया जाए नीचे, इनटू वैल्यू। यहाँ भी वही फॉर्मेट लग जाएगा। नहीं समझ में आई बात। 11 से काटेंगे 11 तिहाई 33, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 15 आ जाएगा। 15 दुनाई 30 आ जाएगा। 100 का गुणा है तो यानी 200 रुपए। अर्थात ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, तो ए ने उसे 200 रुपए में खरीदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत। जब भी इस तरह से आएगा दुकानदार क्या करेगा, भाव में तो कोई कमी नहीं करेगा लेकिन तौल में कमी करेगा। यानी वो कहेगा कि अगर 20 रुपए किलोग्राम चीनी है तो हम तुमको चीनी 20 रुपए किलोग्राम में देंगे, लेकिन वो तुमको 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करेगा, 900 ग्राम तौल के दे देगा, तो भी तो वो लाभ कमा लेगा, क्योंकि वो 100 ग्राम है उसका उसने लाभ कमा लिया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसका सीधे फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला यहाँ पर, चूंकि कोई भी दुकानदार अगर कम तौलेगा तो हमेशा लाभ कमाएगा, यहाँ पर हानि की तो कोई कंडीशन बनती नहीं है। तो प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है यम बटे 1000 माइनस यम गुणा 100। यहाँ पर यम का मतलब जितनी की वो त्रुटि करता है, यानी जितनी की गलती करता है। अगर वो 1000 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है तो कितने की उसने गलती की है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखते हैं फार्मूला लगा के, सीधे फार्मूला लिख लो, प्रतिशत लाभ बराबर यम बटे 1000 माइनस यम। बस इसमें फार्मूला सीधे अप्लाई करते हैं। हमको उसने कहा इसमें कितने परसेंट का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर वो तौल कितना रहा है, 950 ग्राम, यानी वो त्रुटि कितने की कर रहा है, 50 की। तो 1000 माइनस 50 गुणा 100, ओवरऑल कैलकुलेट कर देंगे तो इसमें प्रतिशत लाभ आ जाएगा। ये हो जाएगा 50 बटे 950 गुणा 100, 0 से 0 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 19। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 सही 5 बटे 19% आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में उसने कहा है कि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1200, जिसका फुटकर मूल्य 1265 हो। तो उसने पूछा था कि वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है। देखते हैं किस तरह से करना है। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है तो सबसे पहले लिखेंगे निर्माता, यानी जो वस्तु का निर्माण करता है। ये वस्तु अपनी बेचता है थोक विक्रेता को, और ये थोक विक्रेता बेचता है अपनी वस्तु फुटकर विक्रेता को। तो इस तरह से देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले उसने कहा है कि निर्माता का लाभांश है 10%। ये 10% लाभ कमा के थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता का लाभांश है 15%। और इसके बाद जो फुटकर विक्रेता है
जब आम लोगों को अपनी वस्तुएं देता है तो वो 25% का यहाँ से भी लाभ कमा लेता है। आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर हम मान लेंगे कि निर्माता ने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है। जब वो इसे 10% लाभ पर बेचेगा तो ये इसे 110 में बेच देगा। आगे जब ये थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को बेचेगा तो इस 110 का 115% ही तो लेगा, 110 बटे 115। आगे जब ये फुटकर विक्रेता आगे आम लोगों को देगा तो 110 गुणे 115 का 125 बटे 100 ही तो करेगा। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखे रहने देते हैं। आगे उसने कहा है तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है। हमारे हिसाब से फुटकर मूल्य ये है, यानी हमारे हिसाब से फुटकर मूल्य 110 गुणे 115 125 बटे 100 बराबर ही तो 1265 के है। कितनी बात समझ में आई कि नहीं है। यहाँ से पहला काम एक बराबर निकाल देना तो 1265 गुणे 100 बटे 110 गुणे 115 गुणे 125। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। आगे उसने कहा है तो उसने पूछा है कि उस वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना होगा। तो उत्पादन मूल्य था कितना, 100 था। दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे, इधर भी 100 का गुणा करा देंगे। जब ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 800, अर्थात निर्माता ने उस वस्तु को 800 रुपए में खरीदा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। वह 144 अंडे खरीदता है और प्रत्येक अंडे का मूल्य 1 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदता है। जब वो 144 अंडे खरीदेगा तो सीपी उसका 144 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। जब 20 अंडे टूट जाएंगे तो उसके पास शेष अंडे बचेंगे 124 अंडे शेष बचेंगे। आगे शेष अंडों को 1.2 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है। इनको किस भाव से बेचता है तो 124 अंडों को 1.2 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेचता है। तो यहाँ से हम एसपी निकाल देंगे। जब गुणा कराएंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 4 28, 12 एकम। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो आ गया 148 रुपए 8 पैसे। यानी इन्हीं 124 अंडों को 148 रुपए 8 पैसे में जब बेचेगा तो ये तुम्हारा एसपी हो जाएगा। सीपीयू उधर दिया गया था 144, यानी वो 144 रुपए में खरीद करके 148.8 रुपए में बेच रहा है। तो उसे फिर भी अभी भी लाभ हो रहा है। उसने यही पूछा है तो इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। जब कंडीशन कहे कि लाभ अथवा हानि होगी, जब वो केवल ये स्पष्ट ना करे कि तुम्हें लाभ होगा कि हानि होगी, तो जब भी उत्तर आएगा तो वहां पर तुमको लिखना होगा कि लाभ अगर होगा तो लाभ लिखना होगा, हानि अगर होगी तो हानि लिखना होगा। यानी उसने कहा पता नहीं है उसको कि लाभ अथवा हानि। कैसे देखते हैं, यहाँ से अगर हम निकालें कि यहाँ पर कितना लाभ होगा तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर 4.8 रुपए का लाभ होगा कि नहीं होगा। ये लाभ होगा किसमें, 144 गुणा दशमलव से दशमलव हटाएंगे, नीचे 0, 0 से 0 खत्म, 12 चौको 48, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 4 तिहाई 12। ओवरऑल हमने देखा कि 10/3 ये आ गया, 3 त्रिका 1। अब एक चीज समझो, यहाँ पर इसका केवल ये उत्तर नहीं सही होगा कि 3 सही 1/3%। क्यों, क्योंकि उसने ऊपर ये स्पष्ट नहीं किया है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज लिखना जरूरी है, 3 सही 1/3% का लाभ। अगर यहाँ पर ये कह देता बताइए कि उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, तो फिर तुम्हारा यही उत्तर सही था। क्योंकि ऊपर अभी उसको स्पष्ट नहीं है कि कितने परसेंट का लाभ। देखो इसीलिए ऑप्शन कुछ में लाभ कह रहा है, कुछ में हानि भी कह रहा है। अगर केवल 3 सही 1/3% को लेके चले तो ऑप्शन नंबर सी में भी तो 3 सही 1/3% है। बस हमको लाभ हानि भी देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, यानी इसका एसपी कितना है, 21 रुपए में बेचने पर उस व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। इस चीज को समझो कि इस चीज का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहने का मतलब अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए है तो उसे 20% की हानि होती है। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है तो उसे 50% की क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पर अभी तो हमको पता नहीं है कितना है, और नीचे का उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है।
तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से कर लें तो ज्यादा उचित रहेगा। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30 रुपए अथवा 70 रुपए। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है 35 रुपए अथवा 60 रुपए। देख लेते हैं आगे। आगे सी नंबर ऑप्शन में उसने कहा है 45 रुपए और डी नंबर ऑप्शन में उसने कहा है 50 रुपए। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर सीपी 30 लेंगे तो उसे 30% की क्या होगी? हानि होगी। तो पहला हम ऑप्शन लेके देखते हैं कि अगर हम मान लेंगे, माना कि सीपी 30 रुपए है तो 30% की हानि होगी। अर्थात अगर किसी वस्तु में 30% की हानि हो रही है मतलब हम उसे 70% में तो बेच रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम 30 का 70% निकालें तो सीधे हमें एसपी निकल के आना चाहिए। तो निकालेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। सवाल में भी तो 21 है, कहा था कि 21 रुपए में बेचना। इसमें देखते हैं अगर हम 70 में बेचेंगे तो 70% की हानि होगी। 70% हानि होगी मतलब हमें 30% में बेचना है। तो 70 का हम सीधे 30% निकाल के देखें कितना आएगा? 21। हम देख रहे हैं दोनों कंडीशंस में एसपी कितना आ रहा है? 21। बाकी किसी भी ऑप्शन में 21 नहीं आएगा। तो इसमें तो बिल्कुल आने का सवाल नहीं है। 35 इसमें भी नहीं आने का सवाल है। 6 को 24 हो जाएगा। इसमें भी किसी में भी आने का सवाल नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है। कहा गया है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% का, जो इसका जो प्रॉफिट होता है वो उसके विक्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है? 25% के। यही चीज तो उसने कहा है। यहां से हम कर सकते हैं प्रॉफिट अपॉन एसपी बराबर हो जाएगा 25/100। 25 चौको 100 यानी 1/4। यानी हम देखते हैं कि एक का लाभ होता है। कब लाभ होता है? जब हम उसे 4 में बेचते हैं। यानी हमने उसको 3 में ही तो खरीदा होगा। देखो, नहीं तो ऐसे समझो प्रॉफिट पता है, एसपी पता है, सीपी निकालने के लिए एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, उससे हमने 3 निकाल लिया है। नहीं समझ में आई बात? आगे उसने हमसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो हमको पता था कि प्रॉफिट परसेंट फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का था? 1 का था। ये सीपी निकालना यहाँ पर जरूरी था। तो सीपी आया 3 गुणा 100। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% का लाभ हो गया। 33 सही 1/3% का लाभ मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस तरह का पीछे अभी हमने क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 15। जैसा क्वेश्चन नंबर 15 था उसी तरह का है। सेम की नहीं सेम है? सीपी हो जाएगा 10, एसपी हो जाएगा 11। तो इसमें 1 का लाभ होगा 1/10 गुणा 100 कर देना। चूंकि सीपी 10 है तो 1/10 गुणा 100 यानी 10% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि वो लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सीधे इसको हमने बताया था कि 8% का लाभ कमाने का मतलब हमें 108 ही तो उसने पूछा है और दिया कितना था? उसने कहा था 14% का लाभ यानी दिया गया था 114। हमने बताया था जो पूछा जाए ऊपर जो दिया जाए नीचे इनटू वैल्यू, और वैल्यू यहाँ पर दी गई थी 2850। ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2700। अर्थात हमने 8% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा है? तो इस वस्तु को 2700 रुपए में हमने बेचा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने कहा है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? हम मान लेंगे, माना कि एक बाल पेन का मूल्य अगर 1 रुपए है तो जब 1 दर्जन बाल पेन बेचेंगे तो एसपी कितने रुपए हो जाएगा? तो 1 दर्जन मतलब 12 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 1 दर्जन में होते हैं 12 बाल पेन। हमने माना कि हम 1 बाल पेन को 1 रुपए में बेचते हैं तो 12 बाल पेन बेचेंगे तो 12 रुपए में ही तो बेचेंगे, क्योंकि उसने 1 दर्जन का है। आगे कहा है 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है? 4 रुपए का होगा, क्योंकि 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हमें एसपी पता है, लाभ पता है, तो यहाँ से हम सीपी बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 8 रुपए।
अब उसने हमसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ दिया गया है यहाँ पर 4 और इसका क्रय मूल्य दिया गया था 8 गुणा 100। 4 से काटेंगे 2 ये इधर करेंगे कैलकुलेट तो ये आ जाएगा 50%, अर्थात यहाँ पर इसका लाभ परसेंट आ जाएगा 50%। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।